माता की मित्रों, हम लोग सूर्य के फलों की लग्नों के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन के पाठ ले रखे हैं। कुछ अलग बताने का कोशिश की है मैंने। इसमें नक्षत्रों को, राशियों को, भावों को एक साथ सम्मिलित करके बताने की चेष्टा की है। आगे तो आप बताएंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन जहाँ तक हमने अभ्यास में देखा है, ऐसा कुछ देखने को मेरे को मिला है इतने सालों में, वो ही मैंने बताने का कोशिश किया है। पुस्तकों में हालांकि मिलता है, भाव के हिसाब से मिलता है, वो भी मैं साथ में बताते जा रहा हूँ। अलग अलग मिलता है। मेष लगन में मेष राशि का मिलता है। भावों की चर्चा जब भावाश्रय फल में जाके करते हैं तो भाव के हिसाब से फल मिलता है। लेकिन सबको सम्मिलित करके और नक्षत्रों को भी साथ में बैठा के फल नहीं मिलता, एक साथ नहीं मिलता है। युतियों का जरूर मिलता है। हमने साथ में करके उसका सम्मिलित फल बताने का कोशिश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवम भाव की बात करते हैं। यहाँ पे धनु राशि होगी मेष लगन में, और यहाँ पे जब सूर्य विराजमान होता है तो सूर्य नवम भाव के कारक भी बताए जाते हैं। दक्षिण भारतीय ज्योतिष की जब बात करते हैं हम लोग, तो नवम भाव को पिता का कारक भी बोला जाता है। तो अपने पिता का फल देखना है या पिता से संबंधित कोई बात देखनी हो तो फिर सूर्य को भी देखा जाता है। और गुरु भी है यहाँ पे कारक। धनु राशि भी गुरु का आधिपत्य है। तो धनु राशि का स्वभाव सूर्य के कारकत्व है और नवम भाव की कारकत्व है। इनके अलग अलग पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। अगर आपको डिटेल में पूरी तरह समझना है तो वो पाठ सुन सकते हैं। यहाँ पे थोड़े कम स्मॉल रूप में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे धनु राशि है, तो धनु राशि वाले इंसान जो भी है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राशि कितने अंशों पे, उन अंशों के हिसाब से उस राशि का बलवान या कम बलवान या ज़्यादा बलवान या मृतावस्था, वो सब देखा जाएगा। क्योंकि राशियों में बैठे हुए ग्रह के अंश के हिसाब से हम लोगों को फल की प्राप्ति होती है। ये सब बातें हम लोग पुस्तकों में पढ़ते भी हैं और चैनल सब में भी बताया जाता है। जैसा कि मैंने बताया भी है कि जब तक सब ग्रहों के, सब लग्नों के पाठ मेरे समाप्त होंगे, तब तक हम लोग कौन से ग्रह, सब ग्रहों की अवस्था के हिसाब से फल, राशियों के हिसाब से, और नक्षत्र कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, वो सब हम लोगों को एकदम कंठस्थ दिमाग में सेट हो जाएंगे और कहीं सुनने को या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते हम लोग पूरे पाठों को सुने। तो धनु राशि है तो वो आपकी विषम राशि आएगी। विषम राशि के अंदर 6 अंश तक, अगर ग्रह 6 अंश तक है तो बालक रहेगा, 12 अंश है तो कुमार रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक वो वृद्ध हो जाएगा और 30 अंश तक मृतावस्था में पहुंच जाएगा। और उसी के हिसाब से जैसे लिखा हुआ है बालक, तो बालक क्या दे सकता है, कुमार है तो वो क्या फल दे सकता है, युवा है तो कैसा फल दे सकता है। अवस्थाओं के हिसाब से उनके फलों की प्राप्ति हम लोगों को ग्रहों के द्वारा जहाँ पे वो प्लेस है वहाँ पे प्राप्त होती है। ये सब बातें पुस्तकों से है, ज्ञानियों के द्वारा भी बताई जाती है। लेकिन क्या यहाँ तक सीमित है? नहीं। अगर आप प्रिडिक्शन में जाएंगे, अभ्यास में जाएंगे, तो आपको ये सब बातें समझ में आएगी। क्योंकि जन्म पत्री या ज्योतिष पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा अभ्यास के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके लगन के अंश ही 24 है और आपका सूर्य 18 अंश से 24 अंश के बीच में, तो वृद्धावस्था में हो गया, तो क्या वो फल कम देगा? नहीं, संपूर्ण फल देगा। तो ऐसा कुछ अभ्यास में जब देखने जाएंगे तब समझ में आएगा। मेरा मतलब केवल इतना ही है कि मैं पुस्तकों की बातें भी बता रहा हूँ और
साथ में अभ्यास की बातें भी बता रहा हूँ, जो इन 20-30 सालों में हमने देखा है कुंडलियाँ देख देख के। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। एक रुकावट या कोई कुछ और बोल दिया हो उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ, कि कारण क्या है कि मैं कोई पहले से लिख के और उसके हिसाब से मैं बोलता नहीं, क्योंकि सब भाव, सब राशि, सब दिमाग में इस तरह से फीड हो गए कि वो निकलते नहीं हैं। तो जो देखता हूं वो ही बता रहा हूं। पहले से लिखा हुआ आदमी, जैसे हम लोग किसी पाठ का श्रवण कर रहे हैं और सामने वाला लिखा हुआ पढ़ रहा है, वैसा मेरे को पसंद भी नहीं है और वैसा मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ। हमने जो अभ्यास में देखा है, जो पढ़ के देखा है, वही बताने का कोशिश करता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द या एक ही लाइन एक या 2 बार भी आ सकती है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ आपसे। कई बार रुकावट भी हो जाती है 1-2 सेकंड, 10 सेकंड की। अब सूर्य अगर धनु राशि में बैठता है तो आप ये सोचिए कि धनु राशि वाले आदमी स्वाभिमानी होते हैं। धनु राशि वाले आदमी अपने ज्ञान और अपने ऊपर, खुद के ऊपर घमंडी भी होते हैं। धनु राशि वाले आदमी कम बोलते हैं और जल्दी से किसी पे विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस पे विश्वास करते हैं उसका पूरा साथ निभाते हैं। और धनु राशि वाले आदमी अपने गोल पे, चाहे आप ऐसे बोल दो कि जो उन्होंने सोचा है या जो सपने वो देखते हैं जागृत अवस्था में, उसको पूरा करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। भीड़ भाड़ कम पसंद करते हैं और हमेशा ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ऐसा कुछ धनु राशि का स्वभाव है। अब सूर्य के कारकत्वों की बात करें तो सूर्य भी ब्रह्म तत्व प्राप्त करने की क्षमता रखता है। रखता क्या है, उसके तत्व ही ऐसे ही है। तो अगर धनु राशि का मिलान यहाँ पे हो जाए तो आदमी पूरी तरह, पूरी तन्मयता के साथ अपनी पूरी विल पावर को, जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहता है उसके पीछे लगा देता है और लास्ट में वो प्राप्त करके छोड़ता है, और उसी चीज़ का उसको घमंड भी हो जाता है। ये एक माइनस फैक्टर है। हालांकि अगर गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु कोई अच्छी जगह में प्लेस हो जाए, तो फिर उस घमंड में कमी भी हो सकती है और बेसी भी हो सकती है, क्योंकि गुरु भी घमंड का कारक है, वो भी घमंड देता है ज्ञान का। अब यहाँ पे अंशों का फर्क पड़ता है। ज़्यादा बलवान होना मतलब बहुत ज़्यादा बली होने से आदमी, आप ये समझ लो कि आप की भूख 2 रोटी की है और आपने 5 रोटी खाई, तो फिर वो कुछ तकलीफ तो करेगी शरीर में। वैसा ही ज़्यादा बली होने से ग्रहों का तत्व एक सीमा से ज़्यादा होने से वो कुछ न कुछ तकलीफ शरीर में या दिमाग में ज़रूर करता है। अब यहाँ पे एक तो सूर्य 9th स्थान में है और सूर्य क्रूर ग्रह, राशि भी क्रूर है। यहाँ पे बैठ के कुछ न कुछ अनबन पिता के साथ करती है, लेकिन पिता के भाग्य का उत्थान भी यहाँ पे सूर्य होने से होता है, ये भी बात सही है। अब विचारों की वजह से अनबन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ें नहीं होती है, विचारों में समानता नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। और मेष लगन में सिंह राशि का स्वामित्व 5वें घर का सूर्य के पास है, तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, अपनी संतान की प्राप्ति, अच्छी संतान की प्राप्ति, संतान के ज्ञान के विषय में ज़्यादा सोचना और संतान का ज्ञानी होना, यह भी 9वें स्थान में बैठने की वजह से होता है। सूर्य का फल ऐसा भी देखने को मिलता है आपको। अब वो कितना बलवान है, बाकी ग्रह कौन से कहाँ बैठे हैं, वो सबको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे धनु राशि में, जैसा कि नक्षत्रों की हम लोग चर्चा करते हैं हर पाठ में, धनु राशि में देखिए मूल नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और मूल नक्षत्र के कारकत्व जनरली कृषि व्यवसाय से, युद्ध या चिकित्सा या लेखन से, नृत्य कला या इंटरेस्ट वगैरह के काम से होता है। केतु के नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र सूर्य के साथ होने से न तो कोई ज़्यादा कष्टकारी होता है और न ज़्यादा कोई अच्छे फलों की या उसके कारकत्वों की वो प्राप्ति करवाता है। तो केतु के नक्षत्र रहेंगे जब तक सूर्य 13.20 डिग्री पे रहेगा, तब तक केतु का नक्षत्र मूल नक्षत्र रहेगा। उसमें अगर सूर्य है तो फिर आपको वो अपने कारकत्वों में, खासकर एंग्रीनेस, गुस्सा या
शरीर की बलवत्ता की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े, वैसा कुछ अवस्था मूल नक्षत्र में होने की वजह से सूर्य का फल का हो सकता है। लेकिन 9th हाउस में है तो प्रारब्ध के भोग, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो लेके जातक इस संसार में आता है तो वो कष्ट या वो अच्छे फल उसको प्राप्त होते हैं। और सूर्य यहाँ बैठने की वजह से आदमी की विल पावर जिस जातक को भी है और केतु का नक्षत्र है तो विल पावर बहुत बढ़ी हुई रहती है, साहस बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे आदमी केतु के नक्षत्र में होने की वजह से डिफेंस लाइन है या आपके खेल कूद की लाइन है जिसमें आपको से मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ये सब लाइन में, या तीरंदाजी, निशानेबाजी, ये सब लाइन में भी इंसान जा सकता है। उसके बाद में शुक्र का नक्षत्र आएगा पूर्वाषाढ़, उसके चारों चरण आएंगे। शुक्र के नक्षत्र के कारकत्व समुद्री यात्रा, नेवी, पानी के जंतु या पुल बनाना या पानी का व्यवसाय, ऐसा कुछ पूर्वाषाढ़ के अंतर्गत आता है। अगर सूर्य यहाँ पे हो तो फिर आदमी इंजीनियरिंग का लाइन, बड़े बड़े पुल बनाना, ब्रिज बनाना, उस लाइन में आ सकता है। 9th हाउस में होने की वजह से पानी के व्यवसाय से संबंधित होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर शुक्र का योग मिले या शुक्र का साथ मिले कहीं से भी अच्छी जगह में स्थानांतरित होके शुक्र का अगर अच्छा साथ मिल रहा है, तब ये हो सकता है कि वो पानी संबंधित कोई व्यवसाय या समुद्र के संबंधित कोई स्टीमर या आर्ट वगैरह का मालिक और समुद्री यात्राएं करता हो और उससे संबंधित बिजनेस भी करता हो, ये अलग बात है। लेकिन शुक्र का साथ अगर इतना अच्छा नहीं है तो वो इंजीनियरिंग लाइन, पुल वगैरह बनाना, सड़क वगैरह बनाना, ये सब काम में वो जा सकता है। उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य रहेगा, मतलब 3 पहला चरण रहेगा 3.20 डिग्री का। उत्तराषाढ़ नक्षत्र खुद का सूर्य का है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठता है तो आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र के कारकत्व को थोड़ा सा बता देता हूँ, जो थोड़ा थोड़ा ही मैं बता रहा हूँ। अगर पूरा डिटेल अगर समझना है तो नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ मेरे दिए हुए हैं, उनको जाके अध्ययन कीजिए तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। कुश्ती है, द्वंद्व है, युद्ध कला है, वाहन व्यवसाय है, टिम्बर आदि का बिजनेस है, या फैशन का सामान या बड़े उद्योग। तो अगर वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य धनु राशि पे 9th स्थान में बैठता है तो कन्फर्म हो जाएगा ये कि ये डिफेंस लाइन में जाएगा और युद्ध कलाओं में माहिर हो, कुश्ती वगैरह में भी जा सकता है। और डिफेंस में जाने के बाद में वो खेल कूद के काम में भी, जैसे युद्ध कला से संबंधित मार्शल आर्ट हो, चाहे पहलवानी हो, चाहे तीरंदाजी हो, ये सब काम में मतलब 80% चांस ज़्यादा हो जाता है। मंगल का प्रभाव अगर अच्छा हो या मंगल का प्लेसमेंट अच्छा हो तो फिर 100% हो जाता है। तो ऐसा कुछ सूर्य का धनु राशि में 9th हाउस में बैठने की वजह से ये सब फलों की प्राप्ति सूर्य करवाता है। सूर्य 9th हाउस में बलवान भी होता है और पिता की उन्नति में सहायक भी होता है। खुद का अपना भाग्य लेकर इंसान धरती पे आता है और उस भाग्य के फलों को भोगने की हिम्मत और शक्ति भी उसमें पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पे सूर्य अपने भाग्य के साथ साथ पिता के भाग्य को भी ज्वाइन करता है। तो जो ग्रह के या कारकत्व है या नक्षत्रों के कारकत्व है, उन कारकत्वों से संबंधित व्यवसाय या बिजनेस पिता के भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है खुद के ही हो, वो पिता के भी हो सकते हैं, क्योंकि पिता का भी यहाँ पे 9th हाउस में बहुत बड़ा योगदान जातक के साथ होता है। कोशिश की है मैंने सबको सम्मिलित करके फल बताने की, और विश्वास भी है, क्योंकि विश्वास आपको अभ्यास से आता है। जैसे आपने कोई डिग्री ले ली या कोई कॉलेज से या कोई डिप्लोमा कोई सेंटर से ले लिया, लेकिन उसको जब तक अभ्यास में नहीं लाएंगे, ये इंजीनियर की डिग्री तो ले ली, लेकिन क्या आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र के काम करने आते हैं फील्ड में? उसके लिए बोला जाता है कि आप कोई भी कंपनी में जब ज्वाइन हो तो आपको जूनियर इंजीनियर बोला जाएगा। आप सीखने की स्टेज पे, तो उस ज्ञान की अप्लाई जब फील्ड में हम लोग अपने काम के द्वारा करते हैं तो बहुत कुछ चेंज देखने को मिलता है, बहुत कुछ अलग होता है। एक पढ़ी हुई बात
लिखी हुई बात या गुरुओं के द्वारा बताई हुई बात को कितना हम लोग समझते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है फील्ड में। और वो फील्ड में क्या उसी तरह होता है? बहुत कुछ अलग होता है। तब समझ में आता है कि नहीं, लिखा हुआ तो ये था लेकिन इसका फार्मूला ये होगा। हर जगह अलग अलग फार्मूला चलेगा। मिट्टी की उर्वरकता कैसी है, मिट्टी का हिसाब किताब पुल बनाने में यहाँ पे कैसा देना पड़ेगा, पिलर कैसा बनाना पड़ेगा। तो ये सब का बहुत बड़ा योगदान आपको जब आप अभ्यास में आएंगे तब पता चलेगा कि ये ग्रहों का फल किस तरह से, कौन से कारकत्व का कहाँ पे जाके सेट होता है और किस तरह से आप देखेंगे। 1-2 साल हम लोग ज्योतिष का कोई पुस्तकों के द्वारा या किसी की कोचिंग के द्वारा अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करके हम लोग सोचे हम ज्योतिष बन गए तो बहुत मुश्किल है। 20-30 सालों से अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी हमारा तो यही कहना है कि हमको प्रकांड विद्वान नहीं। हम आज भी उसी ज्ञान की खोज कर रहे हैं, आज भी उसके अंदर घुसते जा रहे हैं। इन कारकत्वों, इन भावों, इन फलों का अध्ययन करने के बाद भी बहुत कुछ है। 0 से लेके 0.30 डिग्री तक का भी फल बहुत सुपर निकलता है, क्योंकि बहुत जगह वर्गोत्तम हो जाता है ग्रह। तो वर्ग कुंडलियों का अध्ययन, फिर दशा महादशाओं का अध्ययन, योगिनी दशाओं का अध्ययन, बहुत कुछ ऐसा होता है जब तब जाके थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। और उसके बाद में आपको जातक से इंडिविजुअली मिलना, उसके बारे में जानकारी करना, उसके बाद में कुछ नया समझ में आता है कि जातक के ऊपर कौन से ग्रह के कारकत्वों का इफेक्ट ज़्यादा है, कौन सी चीज़ों का इफेक्ट कम करना ज़रूरी है। तो यही सब बातें हैं जो बहुत बार मैं जो पाठ बता रहा हूँ उससे हटके भी बता देता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो मैं देखता हूँ अभ्यास में, वही बातों की मैं चर्चा करता हूँ। अननेसेसरी बात में कुछ भी नहीं बताता। और ज्योतिष जैसा ज्ञान में अननेसेसरी बात बताना एक तो ज्ञान का भी अपमान होता है और एक खुद की भी बुद्धि का, आप चाहे नाश बोल लो, वो होता है। ज्योतिष में मिथ्या भाषण और मिथ्या बातें बोलना सबसे बड़ा श्राप खुद को ही लग जाता है उसमें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, किसी के भी फल को बताओ तब उसके लिए पूरी तरह जांच परख लो, क्योंकि वो आपके विश्वास के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। वो आपके पास आया है अपनी समस्या लेके, तो आप अगर उनको जब तक पूरी तरह नहीं समझेंगे, ऐसे ही कुछ बता देंगे और अगर वो भ्रमित हो गया आपके कहने की वजह से, तो फिर उसका दोष आपको भी लगता है। तो ऐसा ही कुछ पाठों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ 9वें भाव के फल बताने के साथ और आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। जय माता।